अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी राज का 11वां हिस्सा। मैं नरेश चंद्र के घर की तरफ चल पड़ा। 9 बजने से कुछ देर पहले मैं गुप्ता भवन पहुंचा तो नरेश चंद्र और उनकी धर्मपत्नी ने वसी और रीज लान पर लगे पंडाल के बाहर मेरा इस्तकबाल किया। मैं वहां दाखिल हुआ तो कई जाने पहचाने कारोबारी चेहरे नजर आए। सालगिरह का हस्बे हैसियत एहतमाम किया गया था। एक मुख्तसर स्टेज को नहायत खूबसूरती से सजाया गया, जिस पर शीशे की कीमती मेज़ पर जन्मदिन का कम से कम 20 पाउंड का केक पड़ा था। मेज़ की पुश्त पर 2 सोफे रखे थे। मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां और मेज़ भी थे। पंडाल में हर तरफ कीमती फानूस और रंग बिरंगी लाइट थी। स्टेज के बाएं तरफ ऑर्केस्ट्रा मौजूद था, जिस पर मध्यम सुरों में मौका की मुनासबत से नगमों की धुन बजाई जा रही थी। मेहमानों की तवाज़ुं के लिए बैरों के बजाय खूबसूरत लड़कियों का बंदोबस्त किया गया, जो खालिसतन हिंदू तहजीब के मुख्तलिफ फ़िरकों की नुमाइंदगी कर रही थी और हाथों में थाल लिए आगे पीछे घूम रही थी। हर थाल में मशरूब और ड्राई फ्रूट्स थे, इसलिए हर मेज़ पर एक लड़की का जाना ज़रूरी था। मुझे ये माहौल बड़ा रोमांटिक और बड़ा हसीन लगा। लिबास के एतबार से सर्व करने वाली तकरीबन हम उम्र लड़कियों के चेहरे का मेकअप और माथे की बिंदिया के भी डिज़ाइन मुख्तलिफ थे। बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे वो किसी फैशन शो में शिरकत के हिस्से की गर्ज से यहाँ आई हों। इन लड़कियों के अलावा 10-12 प्रोफेशनल बैरे भी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मौजूद थे, जिनकी टोपियों पर बड़े खूबसूरत अंदाज में जन्मदिन मुबारक लिखा था। मेहमानों की तादाद मनवाला की फराहम करदा इत्तला के मुताबिक ज़्यादा नहीं थी, फिर भी औरतों और मर्दों को मिलाकर 125 ज़रूर होंगे। किसी मेज़ पर 4 और किसी पर 6 मेहमानों के बैठने की गुंजाइश थी। आने वाले बेशतर कपल्स बच्चे और बच्चियां थीं, इसलिए मैंने एक ऐसी मेज़ का इंतखाब किया जिस पर एक आदमी मौजूद था। उस आदमी से मैं वाजबी सी वाकफियत रखता था। 1-2 बार सरसी तौर पर हमारी मुलाकात हुई। वो चूंकि शहर की सबसे बड़ी इश्तिहारी कंपनी का जनरल मैनेजर था, इसलिए कारोबारी हलकों से वास्ता पड़ता रहता। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी में उसे प्रताप के नाम से जाना जाता। बेहद स्मार्ट और खुशपोश शख्सियत का मालिक था। इस मेज़ पर 4 मेहमानों के बैठने की गुंजाइश थी। मैं उसके करीब गया तो वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। हेलो मिस्टर दानिश, उसने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे से हाथ मिलाया। मेरा ये एहसास कमतरी आपको देखकर दूर हो गया कि मेहमानों में मैं अब तक सिंगल बैचलर था। अब 1 और 1 11 हो गए। खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन ये 2 महीने तक खुशी नहीं रह गई। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, आपका नाम भी मेहमानों की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। 2-4 दिनों में इनविटेशन कार्ड शामिल हो जाएगा। पेशगी बधाई स्वीकार कीजिए। प्रताप ने दोबारा हाथ मिलाकर मेरी एडवांस शादी की मुबारक दी। मेरा मशवरा है कि आप भी कोई जीवन साथी तलाश कर लें, अकेले कब तक गुजारा करेंगे। मेरे और प्रताप के दरमियान हंसी मजाक का सिलसिला जारी था कि जन्मदिन केक काटने का ऐलान किया गया। तमाम मेहमानों ने तालियां बजाकर नरेश चंद्र और उनकी धर्मपत्नी को मुबारकबाद दी। स्टेज पर पहुंचकर नरेश चंद्र ने बड़ी इनकसारी से हाथ बांधकर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। फिर केक काटने से पहले पिछले रास्ते से एक दराज कद पुजारी अपने मखसूस लिबास में आकर कोई पाठ पढ़ने लगा। मेहमानों की महफिल में खामोशी थी, लेकिन मेरी नज़रें उस हट्टे कट्टे पुजारी पर टिक गईं जो अपनी धुन में मगन था। उस पुजारी को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर मेरी नज़रें धोखा नहीं खा रही थीं तो उसके चेहरे के खदो खाल और उसकी शक्ल हूबहू उस दराज कद पुजारी से मिलते जुलते थे, जिसे मैं ख्वाब में उस मजबूर और बेबस औरत पर तेल छिड़कते आग लगाते देख चुका था, जो उस दिन तहखाने में पड़ी थी। उसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़कर बड़ी अजियतनाक हालत में रखा गया। मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई। मेरे ख्याल के मुताबिक गीता का पाठ पढ़ने वाला पुजारी 100% वही था जिसे मैं ख्वाब में देख चुका था। मेरे जहन में फिर भौचाल पैदा हो गया। वो पुजारी कौन था? अगर वो वही था जो मैं समझ रहा था, तो उसका नरेश चंद्र से क्या ताल्लुक था? क्या उस दस्तावेज की तैयारी में उसका भी अमल तवख्खल था, जिस पर दस्तखत करने की सूरत में बर्बादी मेरा मुकद्दर बन जाती? क्या रमेश, नरेश चंद्र और वो दराज कद पुजारी सब एक ही थैली के चिट्टे बट्टे थे, आपस में मिले थे?
या सिर्फ रमेश की कुव्वतें इन सब को कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचा रही थी और खुद वो दूर बैठा तमाशा देख रहा था। दस्तावेज की तैयारी में अगर नरेश चंद्र का हाथ होता तो वो इस पुजारी को मेरे सामने लाने की कोशिश न करता। मेरे जहन ने नरेश चंद्र के इस साजिश में मुलविस होने से इनकार किया। वो बड़ा तजुर्बाकार और घाघ किस्म का कारोबारी था। अगर दुश्मन होता तो मेरे वालिद को नुकसान भी पहुंचा चुका होता। वालिद की मौत के बाद कभी मेरी रहनुमाई ना करता। लेकिन वो पुजारी महज मेरा वहम नहीं था। हकीकत में मेरी निगाहों के सामने स्टेज पर खड़ा नरेश चंद्र के जन्मदिन के मौका पर गीता का पाठ पढ़ रहा था। दराजकद पुजारी अपने फर्ज पूरा करके फिर पीछे के रास्ते से पंडाल में चला गया। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं उसका पीछा ज़रूर करता, उसका पता लगाने की कोशिश करता। कई राजों से पर्दा उठ सकता था, लेकिन मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं था। नरेश चंद्र ने अपनी धर्मपत्नी का हाथ थामकर सालगिरह का केक काटा तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू की। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस वक्त में मिस्टर नरेश को गोल्डन जुबली शील्ड भी देता। प्रताप ने मुझे कहा। उसका लहजा मैनेखेज था। मैं उसकी बात की तह तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसको टटोलने की खातिर मैंने पूछा, आप शायद गलत हिसाब लगा रहे हैं। नरेश चंद्र जी आज अपनी 50वीं नहीं 75वीं जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। मैंने जिस गोल्डन जुबली शील्ड की बात की है उसका संबंध नरेश चंद्र जी के जन्मदिन से नहीं बल्कि उनकी शादी से है। प्रताप के जवाब में भी हल्का सा तंज था। मैंने पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अगर कोई ख़ास बात है तो मुझे भी ज़रूर बताइए, मैंने बेतकल्फ़ी से पूछ लिया। हैरत है आप घर के बेदी हैं। मेरा मतलब है नरेश चंद्र जी के इतने करीब होते हुए भी वाकिफ़ नहीं कि उनकी धर्मपत्नी की पसंद और नापसंद में धरती और आकाश का फ़र्क है। प्रताप ने लापरवाही से दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अब इस जन्मदिन को ही लीजिए। यहाँ पर धूम धड़के के साथ नाच गाने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन पुजारी जी ने श्रीमती जी के कान में कुछ कहा होगा जो उन्होंने गीता का पाठ पढ़ना जरूरी समझा और अपने नरेश चंद्र जी ने श्रीमती के कहने के मुताबिक पंडित और पुजारियों को भी न्योता भेज दिया। प्रताप ने मेरा हाथ दबाते हुए राजदारी से कहा, 50 साल तक बीवी के कहने पर चलने वाले पति को क्या गोल्डन जुबली शील्ड नहीं मिलनी चाहिए? मैंने मुस्कुराकर कहा, ओ ऐसी। लेकिन प्रताप की इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस पुजारी की गुप्ता भवन में आमद की पुष्ट पर मिसेस नरेश की मर्जी थी। आपकी इतला के लिए यह भी बता दूं कि पंडित पुजारियों के लिए मनोरंजन का बंदोबस्त दूसरे तंबू में किया गया है। प्रताप ने कंधे उचकाकर फिर कहा, पुजारियों को हमसे ज़्यादा पवित्र समझा गया। शायद हम उनकी प्लेट को हाथ लगा देते तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। मैंने इसी कारण अभी तक अपना लगन मंडप नहीं सजाया। आपको भी यही मशवरा दूंगा कि अपने होने वाली मिसेस को इस बात का यकीन पहले से दिला दीजिए कि कहीं वो रंग में भंग डालने वाली ना हो। मैंने पूछा, क्या आप उस पुजारी से वाकिफ़ हैं जो अभी स्टेज पर आया था? प्रताप ने कोई जवाब देना चाहता था कि उसके मिलने वाले ने आकर बात ख़त्म कर दी। वो प्रताप अपने मिलने वाले के साथ चला गया तो मैं मेज़ पर अकेला रह गया। लेकिन मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि खाना खाने के ऐलान के साथ ही बेशतर मेहमान और औरतें अपनी मेज़ से उठकर उस तरफ बढ़े जहां खाना था। बावर्दी बहरे अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मैं भी अपनी जगह से उठकर हजूम में शामिल हो गया। कई जानने वालों से लैक सलैक हुई, कई नए लोगों से तारुफ हुआ, 2-4 बातों का तबादला भी। लेकिन मेरा जहन तो पुजारी में अटका था जो कि दूसरी तरफ मौजूद था। अपनी प्लेट तैयार करके मैं दोबारा अपनी मेज़ की तरफ बढ़ा जहां मैंने खिलाफे तवक्को मनवाला को पंडाल में दाखिल होते देखा। वो मेरी तरफ आ रही थी, बड़े खूबसूरत लिबास में थी। मेकअप ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। वो करीब आई तो मैंने कहा, तुम्हें भी दावतनामा मिला था? जहां इतने सारे मेहमान इकट्ठे हों वहां एक खूबसूरत लड़की बगैर इनविटेशन के भी आ जाती है। उसने मुस्कुराकर कहा, आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? मैंने उसे छेड़ने की खातिर कहा। तुम्हारा सवाल लड़की से मुतल्लिक है या मेहमान के बारे में पूछ रही हो? एक सच्ची बात कहूँ? जी कहो। दोनों ही अपनी जगह कुछ बुरे नहीं, मनवाला ने मुस्कुराकर कहा तो मैं भी हंस पड़ा। उसके आने के बाद मेरी तन्हाई दूर हो गई। नरेश चंद्र अपनी मिसेस के साथ मेहमानों के दरमियान घूम घूम कर एक एक की खैरियत पूछ रहे थे। मुझे अचानक गलती का एहसास हुआ। मैं रास्ते से तोहफा पैक करवाना भूल गया। मैं माजरत के लिए अल्फाज तलाश रहा था कि एक बहरा खूबसूरत सा पैकेट लिए मेरे करीब आया। मनवाला ने मेरे बहरे की जानिब इशारा करके मुझे कोहनी मारी तो उसका मकसद समझ गया। जल्दी से बहरे के हाथ से पैकेट लेकर नरेश चंद्र की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये मेरी तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा, सालगिरह मुबारक हो। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम खुद आ गए, ये कम नहीं। उन्होंने रस्मी तौर पर मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, फिर दूसरे मेहमानों की तरफ हो गए।
तुमने बर वक्त मेरी इज्जत रख ली, वरना बड़ी शर्मिंदगी होती। मैंने मनवाला से कहा, आपने भी घर से निकलने वक्त जो इत्तफाकिया हरकत की थी वो इस वक्त हमारे काम आ गई। क्या मतलब? आप इस पेपर वर्ड को क्यों बोल रहे हैं जो आपके कोट के अंदरूनी जेब में पड़ा है? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। नाग बिच्छू? मनवाला ने सरसराते लहजे में जोगिया का मखसूस कोड बयान किया, फिर बड़ी संजीदगी से बोली, हो सकता है कि वापसी में तुम्हें घर के बजाय कहीं और जाना पड़े, लेकिन हिम्मत से काम लेना, मैं संभाल लूंगी। एक बात और सुन लो, तुम्हारे ऊपर जो बीतेगी उसमें मेरा हाथ भी शामिल होगा, घबराना नहीं। मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले। उसने मेरा जुमला काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम शायद उस पुजारी की बात कर रहे हो जिसे तुमने सपने में देखा था। हाँ, लेकिन क्या इस बात का इल्म नहीं कि मैं भी इस महफिल में शरीक हूँगा? धीरज से काम लो, मैंने जो जाल बिछाया है उसमें फंस गया तो फिर कामयाबी तुम्हारी होगी। मनवाला ने कहा, मैं उससे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी की इतला किसी और जुबान में दे चुकी हूँ। अगर मेरा दाव चल गया तो समझो डोर का दूसरा सिरा हाथ आ जाएगा जिसकी मुझे तलाश है। मैं मनवाला के रूप में नजर आने वाले जोगिया से बातें कर रहा था और इसकी बात का मकसद पूछना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वही पुजारी मुझे कीना तोड़ नजरों से घूर रहा था, जिसे मैंने केक कटने से पेशतर गीता का पाठ पढ़ते देखा था। फिर इससे पहले कि मैं इस बेतकल्फी से कंधे पर हाथ रखने का पूछता, उसने सर्द लहजे में कहा, उस दिन तुम हमारे हाथ से बचकर निकल गए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे तेज नजरों से घूर कर पूछा, किस दिन की बात कर रहे हो? मनवाला खामोशी से पीछे हट गई। पुजारियों से पंजा लड़ाने की भूल मत कर बालक, उसके तेवर खतरनाक हो गए। सीधी तरह बता दे कि इस संपोलिये की दूसरी आंख कहाँ है। मैंने उसे नफरत से घूर कर कहा, तुम किस संपोलिये की बात कर रहे हो? सांप तो 2-2.5 साल पहले कुचला जा चुका। मैं उस संपोलिये की बात कर रहा हूँ जिसकी दूसरी आंख ने उस रोज तुझे हमारे चुंगल से बचा लिया। दराजकद पुजारी ने मुझे शोला बार नजरों से घूरा। आज मैं तुझे भागने का रास्ता नहीं दूंगा। मुक्ति चाहता है तो सीधी तरह मेरी बात मान ले। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुम शायद किसी और के धोखे में मुझसे उलझ रहे हो। वो कहने लगा, पुजारी को चक्कर देने की गलती कर रहा है? क्या जीवन से मन भर चुका तेरा? मेरा ख्याल है कि तूने इस वक्त बहुत भंग पी रही है, जिसके नशे में तुम ऐसे उल्टी सीधे बातें कर रहे हो। मैंने कहा। पुजारी कुछ देर मुझे हकारत भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसकी नजरें अचानक अजीब अंदाज में चमकने लगी, जैसे उसने कोई गुमशुदा खजाना तलाश कर लिया हो। मेरी आंखें तेरे मन को टटोल चुकी हैं, उसने इस बार खूनखार लहजे में कहा। मैं देख रहा हूं कि उस संपोलिये की दूसरी आंख तेरी कोट के अंदरूनी जेब में है। अब मेरा कहा मान ले मूर्ख, उसे चुपके से निकाल कर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरी घाट खड़ी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ रहा है ना मेरी बात? मैं दराजकद पुजारी की बात सुनकर चौंक गया। मैंने नजरें घुमाकर मनवाला की तरफ देखा, लेकिन वो नजर ना आई। मैं समझ गया कि जोगिया की पूरी असरार कुव्वत ने ही पुजारी की रहनुमाई की होगी, मगर क्यों? उसके पीछे उसका क्या मकसद था? वो क्या चाहता था? पुजारी सख्त लहजे में बोला, अपना वक्त सोच विचार में बर्बाद ना कर। तूने शराफत से मेरी बात ना मानी तो मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं अभी जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था कि पुजारी मेरी तरफ तेजी से लपका। उसी लम्हे अचानक बिजली चली गई, जिससे औरतों और बच्चों ने शोरगुल शुरू कर दिया। मैं पुजारी के सामने से हटने की खातिर तेजी से बाएं जानिब लपका। उसी लम्हे किसी की कर्बनाक चीख की आवाज़ मेरे करीब से गुजरी। अंदाज ऐसा था जैसे जिंदगी की आखिरी चीख हो। मेहमानों में खलबली मच गई। कोई मुझसे पूरी शिद्दत से टकराता हुआ गुजरा तो मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। अंधेरे में किसी कुर्सी से टकरा कर किसी तड़पते हुए जिस्म पर गिरा। मेरे जहन में बेशुमार खदशात गड़मड़ होने लगे। मेरा हाथ किसी शय पर पड़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद वो चीखने वाले के जिस्म से बहलाता हुआ खून था, जिसमें अभी हरारत बाकी थी। लोगों का शोरगुल बढ़ता जा रहा था जब अचानक सारी लाइट्स रोशन हो गईं। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। मैं पुजारी के जिस्म पर उल्टा सीधा पड़ा था और उसके जिस्म से उबलता खून मेरे कपड़े रंगीन कर रहा था। पुजारी के सीने में एक चाकू ऐन दिल के मुकाम पर दस्ते तक पेवस्त था। औरतों ने इस सूरत हाल को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं भी बौखला कर उठा। मेरे हाथ खून में रंगे थे। नरेश चंद्र भी बौखलाए हुए नजर आ रहे थे, अलबत्ता उनकी आंखों से नफरत थी। उन्होंने सर्द आवाज में कहा, अब तो लोग पंडित पुजारियों को भी नफरत का निशाना बनाने लगे। मैं बुरी तरह बौखला गया। बहुत सारे मेहमानों ने मुझे पुजारी से बातें करते देखा था। मेरे चेहरे, लिबास और हाथों पर खून के छींटे भी इस बात की गवाही दे रहे थे
कि पुजारी के मुमकिना कातिलों में सबसे कानून का शुबा सबसे पहले मेरी जात पर होगा। ये क्या हो गया? नरेश ने मेरे करीब आकर सहमे हुए लहजे में कहा। मैं खुद भी हैरान हूं अंकल कि ये क्या हुआ। क्या तुमने? नहीं अंकल, मैंने तेजी से जवाब दिया। मैंने आज से पहले इस पुजारी को देखा तक नहीं, और मेरा पुजारी से क्या वास्ता था। अचानक कानून के रखवाले आ गए। किसी ने फोन पर हादसे की इतला दे दी थी। बात चूंकि नरेश चंद्र के घर थी, इसलिए पुलिस के अफसरों ने भी उनके घर पहुंचने में जल्दी दिखाई। ज़ाब्ते की कार्रवाई के दौरान मेहमानों का बयान लिया गया। सब ने यही कहा कि मरने वाला पुजारी मेरे साथ बातों में मसरूफ था। जब बिजली चली गई, इसके बाद क्या हुआ कोई हकीकत ना देख सका। मेरा ख्याल है कि आपको मेरे साथ थाने चलने की जहमत करनी पड़ेगी, एक डीएसपी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। आप किस शुबे पर मुझे ऐसा कह रहे हैं मिस्टर अग्रवाल? नरेश चंद्र ने डीएसपी से पूछा। अभी विश्वास से कुछ कहा नहीं जा सकता, डीएसपी ने कहा। फिर सबसे पेशतर पुजारी को अस्पताल रवाना कर दिया और मेरे अलावा 2-3 अफराद को भी थाने ले जाया गया। नरेश चंद्र मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम कोई फिक्र ना करना, मैं तुम्हें साथ लेकर वापस आऊँगा। मैंने मध्यम लहजे में कहा, ठीक है अंकल, अगर ये अखबार में खबर आ गई तो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम मुतमईन रहो, तुम्हारे साथ साथ मुझे तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर डीएसपी ने मुझसे सवालात किए। उसका लहजा बहुत नरम था, शायद इसलिए कि नरेश चंद्र के अलावा 2-3 और कारोबारी लोग भी थे। सारी कार्रवाई एक अलग कमरे में हो रही थी। किसी को शुबा नहीं था कि हमें वहां एक पुजारी पर जानलेवा हमले के सिलसिले में लाया गया। मेरा यह बयान डीएसपी के हलक से नहीं उतर रहा था कि नरेश चंद्र के जन्मदिन के मौका पर ही मेरी और पुजारी की पहली मुलाकात हुई। डीएसपी ने फिर पूछा, क्या आपसे इससे पहले कभी नहीं उससे देखा? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सालगिरह के मौका पर पहली बार मुझे मिला था। वो आपसे क्या चाहता था? मेरा ख्याल है डीएसपी साहब, वो मुझ पर अपने किसी जानने वाले का शुबा कर रहा था, मैंने कहा। मैं खुद भी नहीं समझ सका कि वो जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा था उसकी हकीकत क्या है। डीएसपी ने पूछा कि वो किस चीज़ की तलब कर रहा था। वो किसी बच्चे की दूसरी आंख का मुतालबा कर रहा था। मैंने साफ गोई से काम लिया। इसका ख्याल था कि वो आंख मेरे कोट के जेब के अंदर है। तो फिर क्या आपने उसे कोट की जेब दिखाई? मैंने इसकी ज़रूरत नहीं महसूस की, इसलिए कि वो बार बार जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा था उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि वो किसी जहनी फतूर में मुब्तला है। मैंने जवाब दिया, इसलिए कि मैंने पिंडाल में रोशनी होने के बाद अपनी जेबें टटोली। पुरस्रार पेपरवेट वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे यकीन था कि जोगिया की पुरस्रार ताकत ने उसे मुझसे अलग कर दिया। एक मौका पर उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि वो पुरस्रार वेट ही बिसात का सबसे अहम मोहरा था। डीएसपी ने कहा, क्या मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ? नरेश चंद्र ने कहा, यह मेरे मेहमान की तौहीन है। जो कुछ हो चुका उसमें किसी दुष्ट का हाथ है। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो नरेश चंद्र जी, लेकिन मुझे ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए कुछ तो करना है ना। डीएसपी ने इनकसारी से काम लिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, डीएसपी साहब मेरी तलाशी ले सकते हैं। नरेश चंद्र ने फिर एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इशारे से रोक दिया। डीएसपी ने तमाम मौजूद लोगों के सामने मेरी जेबों से चीज़ें निकाल कर देखी, लेकिन उसे कोई चीज़ ना मिली। हैरत की बात है, उसने होंठ चबाते हुए कहा, कुछ रोज़ पेशतरी मेरी इत्तला के मुताबिक आपका एक ऑफिस मैनेजर दुनिया से सुधार गया और आज एक पुजारी काम आ गया। भगवान के कामों में इंसान का दखल नहीं होता, एक कारोबारी आदमी ने कहा। डीएसपी ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कमरे में दाखिल होकर कागज़ उसके सामने रख दिया। उसके कोने पर मुझे खून का धब्बा नजर आया। क्या ये बयान उसने डॉक्टरों की मौजूदगी में दिया है? डीएसपी ने बराह रास्त इंस्पेक्टर से पूछा। यस सर, मैंने गवाहों के तौर पर उनके दस्तखत भी लिए हैं। इंस्पेक्टर ने कागज़ पर 1-2 जगह निशानदेही करते हुए कहा, खुद मैं भी यानी शाहिद हूँ। नरेश चंद्र ने कहा, अब क्या होगा? आप खुशकिस्मत हैं कि जख्मी होने वाले पुजारी ने होश में आकर बयान दिया, डीएसपी ने कहा। डॉक्टरों की गवाही और हमारे इंस्पेक्टर के तैयार करदा बयान के मुताबिक पुजारी ने भी इकरार किया है कि उसने आप पर भूल से किसी और का शुबा किया था। नरेश चंद्र ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, उस पर हमला किसने किया था? बयान के मुताबिक पुजारी ने किसी ज़ाती वजह की बिना पर खुदकशी की कोशिश की थी। डीएसपी ने कागज़ पर नज़र डालकर जवाब दिया, फिर उठते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि आप लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी, आप जा सकते हैं। जाने से पेशतर आपको हमारे साथ एक मुआहिदा करना होगा, नरेश चंद्र ने कहा। अगर अखबार वालों को हमारे थाने लाने जाने की भनक या कोई खबर अखबारात में हुई तो हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से पुलिस पर केस कर सकते हैं। ये हमारी इज्जत और साख का मामला है।
जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएसपी ने नरेश चंद्र से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं मामले की नज़ाकत को समझता हूँ, आप फिक्र न करें, अखबार वालों को दूर रखा जाएगा। इस बार नरेश चंद्र ने इंस्पेक्टर से पूछा कि पुजारी का क्या बना, वो मूर्ख जिंदा है या परलोक सुधार गया। इंस्पेक्टर ने कहा, फिलहाल तो वो जिंदा है और बेहोश है। उसके मरने या जीने के बारे में पुलिस के बजाय अस्पताल के डॉक्टर ही कुछ बता सकते हैं। नरेश चंद्र हमें साथ लेकर बाहर आ गया। फिर उसके घर पहुंचकर जब मैंने जाने की इजाज़त तलब की तो उसने शर्मिंदगी से कहा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारा अपमान मेरे घर पर हुआ, इसके लिए मैं जीवन सारे दुखी रहूँगा। अरे अंकल, इसमें आपका क्या कसूर है? होना था जो वो कुछ तो हो चुका। मैं घर जाने के लिए चला तो मेरे जहन में खुद बुत हो रही थी। मेरा जेब में पुरस्कार पेपर प्लेट को रखना एक इत्तफाकी अमल नहीं था। ऐसा ना होता तो शायद वो दराज का पुजारी वहाँ मौजूद ना होता। मनवाला ने भी दफ्तर में रोज़मर्रा के प्रोग्राम बताते वक्त सिर्फ नरेश चंद्र के जन्मदिन में मेरी शिरकत का हवाला दिया, लेकिन वो खुद भी वहाँ पहुँच गई। जो कुछ हुआ उसमें जोगिया का हाथ ज़रूर था। उसने कहा था कि मुझे पार्टी से कहीं और जाना पड़ेगा। मुझे थाने तक जाना पड़ा, लेकिन पुजारी के जिंदा बच जाने से बात आगे न बढ़ सकी। जोगिया डोर के सिरे की तलाश में था, तो क्या डोर का सिरा उसे पुजारी के रूप में मिल गया? मेरे वालिद के पुरस्कार मुहिमे का दराज कद पुजारी से क्या ताल्लुक था? प्रताप ने मुझे ये बात क्यों बताने की जहमत गवारा की कि नरेश चंद्र की बीवी का पंडित पुजारियों से मेल जोल ज्यादा है, जबकि नरेश चंद्र को धर्म से कोई ज्यादा लगाव नहीं था। क्या नरेश चंद्र की बीवी भी डोर का एक सिरा हो सकती थी? रमेश की तवील खामोशी भी मुझे खिल रही थी। उसने मुझे सिर्फ 2 रोज़ की मोहलत दी, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद मेरे सामने नहीं आया। क्या उसे इल्म हो गया कि जोगिया की ताकत मेरे पीछे थी, या मुझे ढील दे रहा था? मैं घर पहुंचा तो मुलाजिम जाग रहा था। माँ सोने के इरादे से अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपनी ख्वाबगाह में चला गया। वॉशरूम से लिबास बदल कर निकला तो मेरी निगाहें यकलख्त बच्चे की एक आंख वाले पेपर वेट पर पड़ी, जो ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद था। मेरा ख्याल था कि जब मैं अपने कमरे में दाखिल होऊंगा उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था। मुमकिन है जल्दी में मैं उसे ना देख रखा हूँ। मैंने आगे बढ़कर पेपर वेट को आगे बढ़कर उठा लिया। दरवाजे को हस्बे मामूल अंदर से बंद करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और बच्चे की आंख को देखने लगा, जो बज़ाहिर तो बेजान नजर आ रही थी, लेकिन जोगिया ने उसके बारे में यही कहा था, वो किसी मुर्दा बच्चे की एक आंख है। मैं इस पेपर वेट को देखने में मसरूफ था जब फ़ोन की घंटी बजी। मैंने दूसरी आवाज़ पर उसे उठाया। दूसरी जानिब से मनवाला की आवाज़ उभरी। उसने जोगिया के बताए हुए मखसूस कोड का हवाला देखते हुए पूछा, थाने पर तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया गया? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, चिंता मत करो, दराज कद पुजारी मरने से बच गया। वो मर जाता तो तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाती। मैंने पूछा, उस पर हमला किसने किया था? वो दूसरा पुजारी था जो अंधेरे में वार करते ही निकल गया। मैंने कहा, दूसरा पुजारी? क्या दूसरे पुजारी से तुम्हारी मुराद वो पुजारी है जिसे मैं ख्वाब में उस पुजारी के साथ देखा था? हाँ, वही था, लेकिन उसने अपने साथी को मारने की कोशिश की होगी। मनवाला ने फिर जवाब दिया, अब इस उलझन में मत पड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरे पुजारी का निकल कर बच जाना भी हमारे काम आ सकता है। मैंने कदरे बेचैनी से कहा, मुझे अब क्या करना है? फाखरा की शादी कार्ड तकसीम हो चुके हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन भाग के लिखे को कौन मिटा सकता है? मैंने पूछा, क्या मतलब? मैं अब भी वही कहूँगी जो तुमसे पहले कहा है, मनवाला ने कहा। अगर तुम्हारे पिता की मौत का कारण मालूम हो गया और सामने कातिल आ गया तो भी बात बन सकती है। दूसरी सूरत में उस सुंदर नारी फाखिरा की मौत हो जाएगी। क्या तुम उसे नहीं बचा सकते? मैंने कहा। बचाने वाला नीली छतरी वाला है। जीवन की डोर उसी के हाथ में है। वो जब चाहे उसे तोड़ दे। इंसान उसके फैसलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्या ये शादी उस वक्त तक नहीं टल सकती जब तक मेरे वालिद की मौत का मसला ना हल हो जाए? ऊपर वाले से प्रार्थना करो, वो चाहे तो मरे हुए को भी जीवन दे सकता है। मैं उसके जवाब पर तिलमिला गया। हाथ मलने से कुछ नहीं होगा, मनवाला यानी जोगिया ने कहा। जो भाग में लिखा है उसे धरती की कोई शक्ति नहीं बदल सकती। क्या डोर का सिरा तुम्हारे हाथ आया जिसकी तुम्हें तलाश थी? मैंने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। अभी सिरा नहीं मिला, लेकिन डोर जरूर हाथ आ गई है। सिरे की तलाश में अभी कुछ और पापड़ बेलने होंगे। रमेश की खामोशी के बारे में क्या कहोगे? मैंने पूछा। उसने मुझे सामने ढकने टेकने की खातिर 2 दिन की मोहलत दी थी। उसने कहा, वो बड़ा चतुर है, किसी गुफा पाताल में छुपकर लड़ा रहा होगा दिमाग।
मनवाला बोली, तुम लापरवाह मत हो जाना उसके जंतर मंतर से। उसके बैर उसकी शक्ति की तलाश में भटकते फिरते हैं, जिसने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया है। क्या तुम्हारी शक्ति भी उसे नहीं खोज सकती? मैंने पूछा। लाकर पूछा, कल पूर्णमासी की शुभ रात है। मनवाला ने मेरी बात को यकसर नजरअंदाज करते हुए कहा, सिगार बक्स के अंदर तुम्हें सफेद रंग का एक अनमोल मोती रखा मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। पूर्णमासी की रात बड़ी शुभ होती है। मनुष्य आंख खुली रखे तो उस रात में बहुत कुछ पा सकता है। मैंने कहा था कि डोर का जो सिरा मेरे हाथ आते आते रह जाता है, हो सकता है तुम्हारी पकड़ में आ जाए। मैंने ऐसे समझा कि तुम बार बार इस जुमले को क्यों दोहरा रहे हो। शरीर और आत्मा में धरती और आकाश जैसा फर्क होता है। मनवाला ने फिर गोलमोल जवाब दिया, जहां तक आत्मा की पहुंच होती है वहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता, परंतु कभी कभी उसका उलट भी हो जाता है। जहां मनुष्य पहुंच जाता है वहां आत्मा नहीं जा सकती। मैंने कसमसा कर कहा, मैं समझा नहीं। अभी मेरी नजरें भी गुप्त अंधेरे के पार नहीं देख सकी। कुछ कांटेदार झाड़ियां मेरे रास्ते में आ रही हैं। मैं कहने लगा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। खोपड़ी की गर्मी पर काबू पाने की आदत डालो, नहीं तो और भटक जाओगे। मनवाला ने कहा, कल रात तुम्हारे लिए बड़ी शुभ हो सकती है। हट्टा कट्टा पुजारी भी तुम्हारे ही कारण मेरे हाथ आ गया। हो सकता है कल रात भी तुम्हारी उछल कूद मेरे रास्ते के कांटे हटा दे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सुनता रहा। पूर्णमासी का चंद्रमा जब बीज आकाश पर चमकने लगे तो सफ़ेद मोती उठाकर अपने मुंह में रख लेना। मनवाला ने बात जारी रखी। बालक की जिंदा मुर्दा आंख वाला पेपर वेट जेब में रखकर घर से निकलना। सुन रहे हो? ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने कहा, मुझे कहाँ जाना होगा? जिधर भी बालक की बेकल आत्मा ले जाए, परंतु इस बार जुबान खोलने की भूल मत कर बैठना, वरना मेरी शक्ति भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएगी। मैंने पूछा, दूसरा पुजारी कहाँ है? मनवाला झिल्लाकर बोली, नर्क में। जितना कहा जाता है बस उतना सुनो। लंबी छलांगें लगाने की कोशिश न करो, वरना मुंह के बल गिरोगे। फिर दूसरी जानिब से सिलसिला खत्म हो गया। मैं रिसीवर रखकर बिस्तर से नीचे आ गया। बच्चे की आंख वाला पुरस्कार पेपर वेट कपड़ों की अलमारी में रखने के बाद मैंने सिगार बक्स को खोलकर उसकी तलाशी ली। सुर्ख कागज को भी अलट पलट कर देखा, लेकिन सफ़ेद मोती या इससे मिलती कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। मैं अलमारी बंद करके बिस्तर पर आ गया। कमरे की रोशनी बुझाने के बाद मैंने बेड स्विच के जरिए नाइट बल्ब ऑन किया, फिर आंखें बंद कर ली। फिर नींद का ऐसा गलबा हुआ कि मैं दुनिया से बेखबर हो गया। दूसरे दिन नाश्ते की मेज़ पर मैंने सुबह के अखबार पलट कर देखे। मुझे खुशी थी कि नरेश चंद्र के जन्मदिन की पार्टी में होने वाले इस हादसे का जिक्र नहीं था, जिसने मुझे पुलिस स्टेशन जाने पर मजबूर कर दिया हो। माँ ने मुझे टिटोलने की खातिर कहा, क्या तलाश कर रहे हो? मैंने कहा, कल रात वाली पार्टी की तस्वीरें तलाश कर रहा हूँ। फिर अखबारात मैंने एक तरफ रख दिए। जुमा वाले दिन तुम्हारा कोई प्रोग्राम तो नहीं? माँ ने पूछा। मैं कहने लगा, मेरे लायक कोई खिदमत? माँ ने प्यार से कहा, वो शायद तुम्हारी शादी के जोड़े की खातिर हमें साथ ले जाएं। मैंने कहा, आप भी साथ चलें तो फाखरा को ले जाने पर कोई एतराज़ ना होगा। बुरी बात है दानिश, ऐसा मत कहो, अब तुम बच्चे नहीं। कल मुझे बाजार जाना है, तुम दफ्तर पहुंचकर गाड़ी भेज देना। मैं नाश्ते से फारिग होकर लिबास तब्दील करके कमरे में आ गया। मेरे जहन में माँ से होने वाली गुफ्तगू के बाद फाखरा का ख्याल दिन भर परेशान करने लगा। वो मेरे अलावा मेरी माँ की भी पसंद थी। मैंने जहनी तौर पर उसे दिल के खानों में बसाया था। शादी के कार्ड तकसीम हो जाने के बाद उसका मुलतवी कर देना ना सिर्फ मुहाल था बल्कि बदनामी भी थी। अगले दिन मैं दफ्तर में था कि अचानक फ़ोन सुना। फ़ोन मनवाला का था। सर, मैं जहमत देने की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर प्रताप किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, अंदर भेज दो। 15 मिनट बाद 2 कप कॉफ़ी भी ले आना। ओके सर, दूसरी तरफ से कहा गया। प्रताप से मेरी मुलाकात नरेश चंद्र की पार्टी में हो चुकी थी। आम तौर पर मेरी फर्म के इश्तिहार के सिलसिले में मेरा बिजनेस मैनेजर ही उससे मिलता। बहरहाल रात के वाक़े के बाद प्रताप का मेरे पास आना किसी वजह से खाली नहीं हो सकता था। मैंने उसके साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया, फिर उसे बैठने का कहा। वो कहने लगा, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। कल रात जो कुछ हुआ वो परेशान कुन था। नरेश चंद्र और आप लोगों के पुलिस स्टेशन जाने की वजह से मुझे फिक्र थी। इसी बहाने दर्शन हो गए। पुलिस स्टेशन पर क्या हुआ? मेरा मतलब है कि अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो मेरे लिए खुशी होगी। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएसपी ने बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की। पुजारी के मिलने के बाद उसने बड़ी नरमी का इजहार किया।
मैं जानता हूँ, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही पुजारी के साथ आप बातें करने में मसरूफ थे। गवाहों की रोशनी में पुलिस ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने का इख्तियार रखती है। मैंने कहा, छोड़िए, रात गई बात गई। क्या आप उस पुजारी से पहले से कोई जानकारी रखते थे? प्रताप ने फिर पूछा। मैंने कहा, नहीं, पंडित पुजारियों से मेरा क्या काम। कल मैं आपके एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। आपने पूछा था क्या मैं उस लंबे पुजारी को जानता हूँ। मैंने कहा, हाँ, मुझे याद आया। आपके किसी वाकिफकार के आ जाने से बात टल गई थी। मैं उस समय आपको अपना मित्र समझकर 2 बातें बताने आया हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप किसी और से जिक्र न करें। मैंने कहा, आप मेरी ज़ात पर भरोसा करें। प्रताप का लहजा बता रहा था वो कोई अहम काम करना चाहता है। कहने लगा, मैं उस हट्टे कट्टे पुजारी को बरह रास्त तो नहीं जानता। इसके बाद प्रताप ने अपना जुमला आधा छोड़कर इधर उधर देखा, फिर कुर्सी पास खिसखिसाते हुए बड़ी राजदारी से बोला, मैं उसे अंजला देवी के साथ कई बार मंदिरों में आते जाते देख चुका हूँ। मैंने कहा, जरूर देखा होगा, लेकिन नरेश चंद्र की धर्म पत्नी का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दराजकद पुजारी के साथ मंदिर आने जाने वाली बात कोई खास अहमियत नहीं रखती, मगर प्रताप के बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो कोई खास नतीजे का इजहार करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि आपके खानदान और नरेश चंद्र जी के घर वालों के दरमियान गहरा संबंध है, मगर मेरा फिर भी आपके साथ ज्यादा न सही मगर आपकी फर्म के साथ कारोबारी रिश्ता है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम आराम से बात करो और मेरा यकीन रखो। कारोबारी ताल्लुकात और ख़ानदानी मरासम अलग अलग हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, उसने पहलू बदल कर कहा। हो सकता है मैं जो बात करने जा रहा हूँ मेरा वहम हो, लेकिन कभी एक मामूली बात भी बड़े काम आ सकती है। आप जानते हैं कि अंजला देवी के पास कारों और ड्राइवरों की कमी नहीं। वो जब भी कहीं आती जाती है हमेशा एक गार्ड और भरोसे का कोई ड्राइवर उसके साथ होता है। ऐसी शक्ल में क्या ये बात अचंभे की नहीं कि अंजला देवी को मैंने जब भी पुजारी के साथ मंदिर आते जाते देखा तो ना कोई गार्ड था ना कोई ड्राइवर, वो खुद ड्राइव करती हैं। ये बात भी मेरे लिए हैरत कर देने वाली है कि रात जन्मदिन की पार्टी में आप खास तौर पर उस पुजारी के बारे में खोज लगाने की ज़रूरत महसूस की और फिर वही पुजारी भोजन शुरू होने के बाद आपसे खड़ा बातें कर रहा था। अचानक लाइट बंद हो गई। गुप्त अंधेरे में कोई उस पुजारी को चाकू घोंपकर चंपत हो गया और उसी की वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। प्रताप ने मेरी निगाहों में झांकते हुए कहा, क्या आप इन सारी बातों को सिर्फ बाई चांस कहेंगे? मैं कोई जवाब देना चाहता था कि मुलाजिम काफ़ी की ट्रे लेकर आया। कुछ देर बाद रुक गई। मैं उसकी बात सोचने की कोशिश करने लगा। जो बातें प्रताप कर रहा था मेरे और नरेश चंद्र के कारोबारी और घरेलू ताल्लुकात किस किस्म के, अगर इनकी भनक में नरेश चंद्र या अंजला देवी को मिल जाती तो प्रताप को गुप्ता नरेश एंड सन्स की तरफ से लाखों रुपए का महाना नुकसान इश्तिहारात ना मिलने की सूरत में हो सकता था। ये भी मुमकिन था कि नरेश चंद्र के ग्रुप के दूसरे कारोबारी इदारे भी प्रताप की इश्तिहारी कंपनी से राब्ता ख़त्म कर देते। एक बार साख खराब होने की शक्ल में प्रताप का कारोबार ठप हो सकता था, लेकिन इन इम्कानात के बावजूद वो जो बातें जुबान पर ला रहा था उसके 2 ही मकसद थे। अव्वल तो ये कि किसी वजह से वो अंजला देवी और पुजारी के हाथों कोई नुकसान उठा चुका था या उनकी दुश्मनी थी। दूसरी वजह यह थी कि वो मेरी हमदर्दी हासिल करके अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद था। मुझे अंजला देवी के खिलाफ भड़काकर अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था। दोनों ही सूरतों में मेरे लिए एहतियात शर्त थी। मैंने मुलाजिम के जाने के बाद कहा, प्रताप, मैं तुम्हारी बात का वजन महसूस कर रहा हूँ, मगर इन तमाम बातों से पुजारी पर हमले की आड़ लेकर मुझे फंसवाने की क्या वजह है? उसने कहा, वजह तो आप ही तलाश करें। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मैं भी नहीं समझा कि इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत नहीं। प्रताप ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता मेरे चौंकने पर उसकी आंखों में चमक उभरी। वो इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि उसे अपने मकसद में कामयाबी की किरण नजर आई। वो एक लम्हे खामोश रहा, फिर काफ़ी का घूंट हलक से उतार कर बोला, मैं आपको 2 बातें बताने की गर्ज से आया हूँ। उसने फिर कहा, दूसरी बात यह है कि जिस शख्स ने दराजकद पुजारी पर हमला किया था वो भी एक पुजारी है। मैंने कहा, आप यकीन से किस तरह कह सकते हैं? पार्टी में और बहुत से मेहमान मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस किस्म की बात नहीं की कि पुजारी पर हमला करने वाला कौन था। चाहे तो आप इस बात को इत्तेफाक समझ लें कि जिस वक्त पंडाल में अंधेरा हुआ उसी समय पंडाल से बाहर मैं खुले आकाश तले खड़ा था और मैंने उस हट्टे कट्टे पुजारी को बड़े ध्यान से देखा, जो किसी आदमखोर दरिंदे की तरह पंजों के बल पंडाल से बाहर निकला। पंडित पुजारियों के तंबू की तरफ जाने के बजाय वो उस स्याह रंग की कार में बैठ गया जो बजरी की रविश पर पहले से खड़ी थी। पुजारी के बैठते ही वो आंधी तूफान की रफ्तार से खुले फाटक से निकल गई। मर्सिडीज के ड्राइवर ने हेडलाइट्स जलाने की भी भूल नहीं की।
क्या आप इस पुजारी का हुलिया बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैंने उसे इतने करीब से देखा जितने फासले से मैं आपको भी देख रहा हूँ, प्रताप ने संजीदगी से कहा। फिर उसने जिस पुजारी का हुलिया बताया वो 100% वही था जिसे मैं ख्वाब में उस पुजारी के साथ देख चुका था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं कि प्रताप भी अपने अंदाजे के मुताबिक दूसरे पुजारी पर शक कर रहा था। क्या आप इस मर्सिडीज के बारे में कुछ नहीं जानना चाहेंगे कि उसका नंबर क्या था, वो किसकी मलकियत थी? वो मर्सिडीज भी अंजला देवी की मलकियत थी, मैंने दबी जुबान में कहा। वो कहने लगा, मुझे विश्वास था कि आप यही बात करेंगे। फिर काफ़ी का घूंट लेते हुए बोला, आपके मन में अंजला देवी का जो ध्यान आया वो गलत नहीं है। मैं आपकी तमाम बातें सुन चुका हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे मिलकर अपने ख्यालात का इजहार कर किया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अंजला देवी को मेरी ज़ात से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने पूछा। ये जानने के लिए आपको इस बात का खोज लगाना पड़ेगा कि गुप्ता नरेश एंड सन्स। प्रताप कहते कहते रुक गया, अचानक जैसे उसके पर किसी खतरनाक मर्ज का हमला हो गया। उसने कॉफ़ी का कप रखकर खला में दोनों हाथों से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की जो शायद उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर नजर आने वाला कर्ब इस बात की दलील था कि वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। उसकी आंखें भी हलकों से उबलती नजर आ रही थी। उसके चेहरे की रंगत यक लख्त जर्द पड़ गई। वो इस तरह हाथ पांव मारने लगा जैसे मौत और जिंदगी के दरमियान फासला कम हो रहा हो। फिर वो खड़ा हो गया, इस तरह हाथ चलाने लगा जैसे लड़ रहा हो। उसके चेहरे पर नजर आने वाली अजियत, दर्द और करब बढ़ गया। उसका जिस्म ऐसे लरजने लगा जैसे उसको बिजली के नंगे तारों से बांधकर करंट दौड़ाया हो। वो बस कोई दम के दम का मेहमान नजर आ रहा था। उसके हलक से अजीब आवाज़ें निकल रही थीं, जब अचानक एक शोला बुलंद होकर गायब हो गया। इसके साथ ही प्रताप लड़खड़ाता हुआ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मैंने कहा, मिस्टर प्रताप, क्या हुआ? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ तअज्जुब से देखा, जैसे मेरी कमरे में मौजूदगी से बेखबर था। कहने लगा, मैं आपके कमरे में कैसे आ गया? उसने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, रिलैक्स, आपको इस वक्त आराम की ज़रूरत है। लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर बोला, मैं आपके कमरे में कैसे? आप दरअसल कुछ देर पहले इश्तिहारात के सिलसिले में बात करने आए थे। मैंने उसे बात बनाने की कोशिश की। उसने अजीब सी नज़रों से पूछा, मेरे और आपके दरमियान क्या बात हुई? मुझे उसका अंदाज रूपनगर में कश्मीर एम्पोरियल वाले उस बूढ़े से मिलता जुलता महसूस हुआ, जो सब बातें मुझे बताने के बाद मुझसे ही पूछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपको पहले भी ऐसे दौरे पड़ते हैं? उसने कहा, जी नहीं, मुझे आज तक ऐसा दौरा कभी नहीं पड़ा। मगर आपने ये दौरे की बात क्यों की? मैं कोई जवाब देना चाहता था कि मतवाला अचानक अंदर दाखिल हुई। उसका अंदाज कुछ बदला सा। उसने बराह रास्त प्रताप को मुखातिब किया। आपका ड्राइवर बता रहा है कि प्रोग्राम के मुताबिक आपको ठीक 2 बजे कहीं और पहुंचना है। प्रताप ने मनवाला की बात सुनकर बड़ी फर्माबरदारी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो दफ्तर से निकल गया। मनवाला भी उसके पीछे थी, मगर मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं महसूस कर रहा था कि उस वक्त उसके हसीन जिस्म पर जोगिया का कब्जा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो रमेश की शैतानी कुव्वत थी, जिसने प्रताप को भी जरगाम की तरह जुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया। मेरे वजूद में गुप्ता के अल्फाज गूंजने लगे, वही अल्फाज आखिरी जिसको जुबान पर लाते ही प्रताप की हालत गैर होनी शुरू हो गई। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।